नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेनामी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। बेनामी संपत्ति संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी और समस्या से भी जूझ रहे हैं, कोई और कानूनी सहायता अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे साथ सीधे इस प्रोग्राम में जुड़कर हमसे बेहिचक निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता इस बारे में ले सकते हैं। अधिवक्ता विक्रम सेठ हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका विक्रम जी। जब हम लोग सर बेनामी संपत्ति की बात करते हैं और हाल ही के दिनों में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद कहा गया कि दूसरे चरण में बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाई जाएगी, तब एक प्रकाश आया था कि भाई बेनामी संपत्ति के ऊपर भी कुछ होने वाला है। मैं पहले समझना चाहूंगा कि बेनामी संपत्ति दरअसल होती क्या है। देखिए, बेनामी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो किसी और के नाम पे कोई और बंदा, जो अपना कोई और व्यक्ति पैसा देके लगाता है और खरीदता है। यानी मान लीजिए कि जिस तरह पैसे आपने दिए और संपत्ति किसी और के नाम पे ली जी। कोई इंसान अगर पैसा खुद देता है और संपत्ति किसी और के नाम पे लेता है तो वो संपत्ति बेनामी कहलाती है। बेनामी अपने नाम से ही बड़ा ही साफ करते जाता है। बेनामी मीन्स किसी और के नाम से संपत्ति लेना, जो कि बेनामी कहलाती है। इस तरह के इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, इस तरह इसके ऊपर प्रावधान लाने के लिए एक कानूनी एक्ट था, बेनामी प्रोहिबिशन, बेनामी संपत्ति, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट था, प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 1988 में लाया गया था। 1988 में लाने के बाद उसको सही तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ प्रोविजंस की कमी थी। लास्टली अभी बिल्कुल मॉनसून सेशन में हमारी सरकार ने इसको अमेंड करके बाकायदा एक नया कानून दिया है। उसी कानून को अमेंड करके उस कानून को बिल्कुल साफ किया गया है, जिसमें कन्फेस्टिगेशन और अटैचमेंट के बाकायदा प्रोसीजर दिए गए हैं, साथ में बायलॉज भी लाए गए हैं, जिससे साफ होता है कि किस तरह एक कोई संपत्ति जो कि बेनामी है, किस तरह सरकार उसको कन्फेस्टिगेट करके अपने पास रख सकती है और उसके खिलाफ, उसके साथ साथ जो कि व्यक्ति को इसी तरह की ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो बेनामीदार कहलाता है, उसके लिए भी कानूनी सजा का प्रावधान दिया गया है। जी, ठीक है। जो आपने अमेंडमेंट की बात की है सर, इसमें क्या क्या चीजें नए कानून इसमें रखे गए हैं, कैसे सख्ती और की गई है, पहले क्या था और अब चीजें क्या हो गई हैं? देखिए, पहले इसमें यह था कि पहले ट्रांजैक्शन तो इलीगल थी, बेनामी संपत्ति लेना और बेचना और करना ही बिल्कुल इलीगल था, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कन्फेस्टिगेशन का प्रावधान नहीं था, इसमें अटैचमेंट का प्रावधान था। उसके साथ साथ कौन सा बोर्ड था जो करता है, कौन सी अथॉरिटीज हैं जहां पे अप्रूवल्स या सब चीजें आती हैं, वो नहीं थी। इसके साथ साथ इसमें अब वो सब चीजें आई गई हैं, बायलॉज लाए गए हैं, जिसमें बोर्ड जो है, जो कि CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स की बॉडी है, उसको अपॉइंट किया गया है। और साथ में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अथॉरिटीज देखती हैं, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, उनको दिया गया है, जो रेगुलेट करेंगे इस मैकेनिज्म को और देखा जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा कि यह संपत्ति है कि वाकई में बेनामी है कि नहीं। सर, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कन्फेस्टिगेशन की, दरअसल कन्फेस्टिगेशन होता क्या है, जो बेनामी संपत्ति में इसको जब ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया तो क्या महत्ता इसकी है? देखिए, इसमें महत्व सबसे बड़ी ये रहती है कि देखिए, जब भी कोई आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी घोषित किया जाता है या उसके लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस देता है कि ये प्रॉपर्टी क्यों ना, एक शोकॉस नोटिस देता है कि क्यों ना इस प्रॉपर्टी को, इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया जाए। उसमें आपको एक समय दिया जाता है उस नोटिस में, उस नोटिस का रिप्लाई करके आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑफिसर को कि संपत्ति बेनामी नहीं है बल्कि संपत्ति प्रॉपर है, आपने अपने ही पैसे से अपने नाम पे ली गई है, आपके पास लीगल सोर्सेज थे, अपने डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि आप अपनी ITR रिटर्न शो करके दिखा सकते हैं कि अपने ही हमारे पैसे थे, जिस पैसों से हमने संपत्ति ली है वो हमारी है, तो प्रोसीडिंग वहां पर रुक जाएंगी। अन्यथा वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी और उस प्रॉपर्टी को बेनामी घोषित किया जाएगा। बेनामी घोषित करने के बाद उसको अटैचमेंट के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर दिए जाते हैं। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी में। उसके दौरान अगर उसमें आप फेल रहते हैं, उसमें यानी आप नहीं उसको प्रोसीड कर पाते, तो उस समय में उसको कन्फेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए जाते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी सरकार द्वारा ली जाती है। जी,
ठीक है, जब तक विक्रम जी मैं समझ पाया हूँ यही है कि अगर आपके पास पैसा कहीं से आता है, कोई प्रॉपर्टी कोई खरीदते हैं लेकिन किसी और के नाम पर खरीद लेते हैं, उस वक्त अपने दिखा नहीं पाते कि भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उस वक्त पे आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। क्या यही चीजें नहीं, दिखाना नहीं, मतलब आपके पास लीगल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लीगल डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यानी आपके पास आपकी ITR जो कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड में आपके पास उतना पैसा व्हाइट में था, तभी आपने संपत्ति ली है। यहाँ पे दो चीजें विक्रम जी निकल कर आ रही हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई पहली दिक्कत ये आती है कि भाई अगर आपके पास वो सोर्स ऑफ इनकम अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तब आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ इनकम दिखा सकते हैं, आप ITR उस पैसे की फाइल कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी और के नाम से संपत्ति लेते हैं, कोई आपके सगे संबंधी होते हैं, आपकी पत्नी होती हैं या कोई और आपके रिलेशन में होते हैं, तो क्या उनके नाम से उस वक्त में जबकि आपके पास सारा सोर्स ऑफ इनकम दिखाने के लिए है, तब आप किसी और के नाम से प्रॉपर्टी क्या ले सकते हैं? देखिए, उसमें एक्सेप्शन दिया गया है, इस एक्ट में भी उसमें साफ साफ कहा गया है तभी आप ले सकते हैं। यानी मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता ले, या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे ले, उनके इंटरेस्ट के लिए ले और अपने डिक्लेयर सोर्स से देता है, या फिड्यूशरी रिलेशनशिप में यानी डायरेक्टर वगैरह कंपनीज के कोई खरीदते हैं, इस तरह के प्रावधान में वहां पे इसको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल कहा जा सकता कि आप किसी भी और रिश्तेदार, अपने करीबियों के अलावा किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी के नाम पर संपत्ति ले ले अपना टैक्स बचाने के लिए या सरकार से बचाने के लिए या किसी तरह का अटैचमेंट बचाने के लिए या किसी भी कारण से अगर आप वो लेते हैं तो वो वैलिड नहीं है। सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शंस हैं जो दी गई हैं, उसी में वैलिड है, अन्यथा ये वैलिड नहीं रहेगा, वो संपत्ति बेनामी ही कहलाएगी। ठीक है, इस वक्त उदयपुर से मुकेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मुकेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार जी नमस्कार मुकेश। हाँ जी सर, मेरा नाम मुकेश है। जो मतलब सर मेरे 3 साल पहले शादी हुई थी जालौर में जी। जो मतलब वो उनके माँ बाप है ना। हेलो जी मुकेश। हाँ जी, हमारे 3 साल पहले शादी हुई थी, तो उनके माँ बाप आए यहाँ पे, जबरदस्ती लेके चले गए और 5 लाख रुपए मतलब दहेज के लिए मांग रहे, बोल रहे 5 लाख रुपए दो, फिर भेजेंगे। जी मुकेश, इस बारे में कोई शिकायत, कोई कहीं कोई एप्लीकेशन कुछ लगाई है आपने? सर उनकी तरफ से नोटिस आया है यहाँ पे। जी, तो मुकेश बेहतर होगा उस नोटिस की कॉपी पहले आप हमको भेज दें। उस नोटिस की कॉपी देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपकी कैसे सहायता की जाए और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी के लिए। लेकिन जो हम बात कर रहे थे लगातार कि किस किस के नाम पर हम कर सकते हैं, तो कि ये भी मेंशन किया गया है इस अमेंडमेंट में कि भाई किस किस के नाम प्रॉपर्टी की जा सकती है अगर व्यक्ति के पास लीगल सोर्स ऑफ इनकम है तो। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना उसमें एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन दे रखा है कर्ता, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें एक कर्ता होता है जो पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोसीडिंग्स को देखता है, पूरी फैमिली मेंबर को वॉच करता है, पूरी फैमिली मेंबर के बेनिफिशियल के लिए काम करता है। वो अपने नाम पे संपत्ति या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे कर्ता जो है वो ऐसा काम कर सकता है। कर्ता के अलावा इसमें एक पति अपनी पत्नी के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे उनके इंटरेस्ट के लिए अपने डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम से ये संपत्ति खरीद सकता है। उसके अलावा फिड्यूशरी रिलेशनशिप में जिसे हम बोलते हैं, जिस तरह मान लीजिए कि कंपनी के आधार पे एक डायरेक्टर खरीद सकता है, अपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर खरीद सकता है, इस तरह खरीदा जा सकता है। या अपने लीनियन डिसेंडेंट यानी भाई बंधु या किसी और के रिश्ते में लेना है, जो भी अपने करीबी रिश्तेदार हैं वो भी डिफाइन है, पर उसमें तभी ले सकता है अगर वो को ज्वाइंट ऑनर हो, यानी ज्वाइंट ऑनर में नाम उनका रजिस्ट्री में आना चाहिए, तभी ही वो परमिसेबल है। ठीक है, इस वक्त लखनऊ से हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। एक सर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर हम ये बता रहे हैं, हम 410/16 का एक केस लगाया था सर, उसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? सब देखिए, हम अपने तमाम दर्शकों को यही कहते हैं कि अगर आपका कोई भी मामला सब जुडिस है, अदालत में है, चल रहा है, तो पहले उसके पेपर्स आप हम लोग तक, उसकी कॉपी हम तक भेज दीजिएगा, क्योंकि वो पेपर देखने के बाद हम लोग बेहतर समझ पाएंगे कि आपके केस की ग्रेविटी है क्या। अगर वो एक बार समझ में आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाते हैं आपको कोई भी कानूनी सहायता देने के लिए। एड्रेस हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उस एड्रेस के माध्यम से या फिर हमारे ईमेल के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट आप हम तक भेज दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन तरफ से आपको कोई बेहतर सहायता की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार से रमेश हमारे दर्शक, रमेश अपनी बात आप रखें। हेलो जी रमेश। जी सर। रमेश पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाएं। जी सर, जी सर। हाँ हाँ सर जी। जी मेरा सवाल है कि एक संपत्ति है जो कि अपने ब्याज से बचने के लिए
उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से वो कर दिया और उसमें उनके पति की रजिस्ट्री कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं उनके स्वर्गीय पिता का। जी, क्या वह प्रॉपर्टी में सभी लीगल का उसमें शेयर होगा कि नहीं होगा? मुकेश यादव की आपकी बात पूरी तरह मैं समझ नहीं पाया हूं। विक्रम जी, अगर आप इनकी बात समझ पाए हो कि क्या लीगलिटी है? इनका क्वेश्चन जहां तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इनका प्रॉपर्टी में शेयर होगा और उसने प्रॉपर्टी के शेयर पे बचने के लिए, देने के लिए संपत्ति जो है अपनी वाइफ के नाम कर दी है, तो क्या शेयर होगा कि नहीं? देखिए, हर कोई बंदा वही, कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर वही कर सकता है टाइटल जो उसको मिला, यानी नो वन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल ही हिमसेल्फ एज नो गॉड। मतलब जो टाइटल उसको मिला है वही देगा। अगर उस टाइटल में डिफेक्ट था और वो डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफर कर रहा है और बचाने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए ही अपनी पत्नी के नाम कर रहा है, तो वो गलत है। बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका शेयर है, आप पार्टीशन सूट डालें, उसके साथ साथ उसमें एक रिलीफ ये भी लें कि जो सेल डीड हुई उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कराया जाए, तो उसके साथ साथ आपको शेयर भी मिलेगा और वो सेल डीड भी नल एंड वाइड डिक्लेयर की जाएगी, यानी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर साथ आपको मिली है। और विक्रम जी, एक मेल भी हमारे पास, एक दर्शक हमारे पास आया, उनका कहना यह है कि उनकी जो बेटी है उनकी शादी हो चुकी है, उनकी बेटी को एक बेटी भी है और एक उनका बच्चा जो है वो अभी गर्भावस्था में है, लेकिन उनके जो दामाद है, उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या उनकी बेटी उनके दामाद के नाम की जो प्रॉपर्टी थी, जो पैतृक संपत्ति भी थी और जो उनके दामाद की खुद की कमाई हुई जो संपत्ति थी, उसमें हकदार है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल हकदार है, क्यों नहीं है। पत्नी अपने पति के संपत्ति में बिल्कुल हकदार है और उसी को मिलेगी, और जो उसकी शेयर की आनी थी उसमें भी हकदार है। इसमें पैतृक संपत्ति जो आनी थी उसमें भी हकदार है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन सर ससुराल पक्ष, उनका कहना यह है कि उनके जो बेटी के ससुराल पक्ष वाले हैं वो संपत्ति देने से इनकार कर रहे हैं उनको, तो कैसे ये लीगल फिर आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल, ये पार्टीशन सूट डालें, सूट फॉर पार्टीशन और शेयर पार्टीशन के लिए सूट डालें, और इसके साथ साथ ये अपना, इनके पास पूरे राइट है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक केस डालें साथ में, क्योंकि अभी भी देखिए पति की डेथ हो गई है, शादी खत्म नहीं हुई है। पति के मरने से शादी खत्म नहीं होती, पत्नी रहेगी वो और बच्चा उन्हीं का ही रहेगा, वो परिवार उन्हीं का ही रहेगा। इसके पास पूरा अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालें अपने ससुराल वालों के खिलाफ और उसमें उनको पूरी ही रेमेडीज मिलेगी, पूरी जजमेंट बोलेगा, पूरा प्रॉपर राइट मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर इसमें क्या जो उनकी बेटी है उनका ये भी अधिकार है कि वे बच्चों के लालन पालने के लिए और अपने गुजारे भत्ते के लिए ससुराल पक्ष की तरफ से उन्हें कोई अमाउंट भी हर महीने का दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अब उनकी फैमिली में जो भी मैनेज करता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सब परिवार को देखता है, और उसके साथ साथ इनके ससुराल वालों में जो बाकी लोग हैं, उनका सबका ड्यूटी बनेगी इनको मेंटेन करना, और करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास संपत्ति कोई ना कोई है। उस संपत्ति को या तो इनको दे दिया जाएगा या उस संपत्ति में कोई एडमिनिस्ट्रेटर यानी कोई ना कोई मैनेजर बैठा के इनको भी कुछ ना कुछ महीना भत्ता जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश से सुरेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सुरेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो सर। जी सुरेश। सर मैं यूँ कह रहा हूँ, मैंने 2 महीने पहले कागज भेजे थे, वो आपको मिल भी गए, उसका जवाब नहीं आया सर। सुरेश, आपके कागज बिल्कुल हम तक मिल चुके होंगे और जल्दी हमारी टीम की तरफ से आपको इस बात का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए और हम पर विश्वास जताने के लिए कि इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन में आपको बेहतर सहायता हम लोग कर पाएंगे। सर, बेनामी संपत्ति को लेकर और क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो आज की तारीख में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इस बारे में कुछ नजरअंदाजी कर जाते हैं बेनामी संपत्ति लेते हुए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए कुछ संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं, उस संपत्ति का जो भी पैसा आप दे रहे हैं वो पैसा आपके रिटर्न में शो होना चाहिए। यानी आज 2% करदाता है हमारे हिंदुस्तान में, बाकी लोगों के पास तो कर देते ही नहीं है, रिटर्न नहीं है, वो उनके पास लीगल डिक्लेयर सोर्स इनकम भी नहीं है। इस तरह की परेशानी में अगर वो रहेंगे, कल को कोई ऐसी परेशानी उनके ऊपर आती है तो किस तरह उसको कंटेस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी इनकम, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ही ना आए और इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही उनको ना आए। ये कानून बनने के बाद, बड़ा सख्त कानून है, इस कानून में बनने के बाद हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रह के हमें पूरा सरकार के साथ भरोसा में जिता के चलना पड़ेगा कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन में ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, और जितना भी पैसा आपने दे के संपत्ति अपनी खरीदी है, वो संपत्ति जो है आपकी घोषित आय थी, और घोषित आय दिखाने का एक ही समाधान है, एक ही सिस्टम है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स शो करें, उसको प्रॉपरली बैठ के प्रॉपरली डिस्कस करके प्रॉपरली फाइल करें। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ एक मथुरा से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आज के जी बात। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही, अपनी बात आप रखिए। आज जी की बात। चलिए साहब, की मैं कह रहा हूँ हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए, और आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपकी जरूर कीजिएगी।
सर, जो हम लोग बात कर रहे हैं बेनामी संपत्ति, इसमें दो तरीके के केसेस सामने बनते हैं। एक क्रिमिनल केस भी है कि भाई अपनी अगर आप ऐसे किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो पहले अपने बेल कराएं। दूसरा सिविल केस भी आता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी बचाएं। तो दोनों केसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं या फिर अलग अलग? नहीं, बिल्कुल चलते हैं। इसमें दो प्रोसेस हो गए, एक प्रोसिक्यूशन हो गया, एडजुडिकेशन हो गया। प्रोसिक्यूशन में ये हुआ कि जो भी बेनामीदार ऐसा पाया गया उसके लिए सजा है, स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट की जा रही है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें उसको किसी तरह बचना पड़ेगा क्योंकि 1 साल से 7 साल की सजा है, वो केस चलेगा तो उसको कंटेस्ट करना पड़ेगा क्रिमिनल के साथ साथ। जो एजुकेशन प्रोसेस चल रहा है एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास, उस अथॉरिटी पर जाकर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी संपत्ति, यानी बेनामी संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति उसी की खरीदी गई है और उसकी अपनी है, वो कंटेस्ट करना पड़ेगा। वो सिविल रेमेडी है, सिविल कोर्ट्स है, ये क्रिमिनल कोर्ट्स है, दोनों ही इकट्ठे चलेंगे, दोनों को इकट्ठे कंटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक और डाउट मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं। अक्सर ये होता है कि किसी और स्टेट में हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जहाँ के हम वासी नहीं हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि जो भी उनका कोई रिश्तेदार उस स्टेट में रह रहा होता है उसके नाम कोई लोन दिखाकर या प्रॉपर्टी का या फिर कैश ट्रांसफर दिखाकर उनके नाम से प्रॉपर्टी ले ली जाती है, तो क्या उसको लीगल माना जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो पैसा है उसका तो लीगल प्रूफ हमारे पास है, लीगल सोर्स हमारे पास है, तो अगर ऐसे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो क्या वो भी गलत माना जाएगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट में, एक स्टेट के सिटीजन को दूसरे स्टेट में प्रॉपर्टी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो वो कुछ ही स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स का प्राइमरी पर्पस यही था कि जो भी संपत्ति उस स्टेट की है उस स्टेट के सिटीजन उस स्टेट के ही डेमोसाइल जो है उन्हीं के लिए रखी जाए, बाकियों को नहीं दी जाए। अगर फिर भी हम कुछ ना कुछ वहां पे अगर जाके पार्टनरशिप पे लेते हैं तो वैलिड है। अगर आप पार्टनरशिप में उनके साथ ले रहे हैं और पैसा लगा के कर रहे हैं वहां पे तो वैलिड है। अदरवाइज अगर आप कुछ और मैनिपुलेशन करके करते हैं तो वैलिड नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो भी बेनामी संपत्ति में आ सकती है, आप लोग फंस सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, जो एक सिस्टम है पूरा लॉ अडॉप्ट करके उसी को ही करें तो बेटर रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका हमको जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारियां बेनामी संपत्ति के बारे में, उससे जुड़े कानून के बारे में देने के लिए, दर्शकों की समस्याओं में बेहतर सहायता करने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही समय पर न्याय मिले। उस मामले में अगर आपके सामने कोई भी कैसी भी परेशानी आती है तो हम आपके यहाँ मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी सहायता के लिए, निःशुल्क और बेहतर सहायता के लिए। नमस्कार।